जय हिंद साथियों और नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी क्लास के माध्यम से जुड़ सके। तो बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा होती है और इसके साथ ही हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समास के बारे में बात करते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, अर्थात आप कह सकते हैं संयुक्तिकरण। संयुक्तिकरण जो है ये समास का अर्थ होता है। समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर, है ना, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास को दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद तथा द्वितीय पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। समास को हम लोग दो भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं और जो पहला भाग होता है आपका उसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं और जो आपका दूसरा भाग होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। समास नियमों के अंतर्गत आने वाले पद शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समास के नियम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं या जो पद आते हैं उनको हम लोग समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समासिक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो साथियों ये तो बात हो गई समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो साथियों समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसमें आपका पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास और आपका छठा है अव्ययी भाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो समास के 6 भेद होते हैं और इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में बात करने वाले हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो साथियों जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद के मध्य आने वाले प्रसर्गों जैसे का, की, कई, को, के, लिए, से, में, पर, पे आदि का लोप हो वहाँ या उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब ऐसा समास जिसमें उत्तर पद क्या हो? आपका प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य आने वाले प्रसर्गों का मतलब हो गया साथियों कि आप कह सकते हैं कि कड़ी, है ना, जिस कड़ी के माध्यम से दोनों पदों को जोड़ा जाता है वो कड़ी अगर आपका लोप हो जाए यानी उसका विलुप्त हो जाए, जैसे आपकी क्या होगी?
का हो गया, की हो गया, कै हो गया, को हो गया, के लिए, से, में, पर, पे, ये सभी आपकी क्या हैं? प्रसर्गों हैं। और इनका अगर लोप हो जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है या फिर उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दूसरा पद या शब्द प्रधान होता है और इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है आपका वो प्रधान होता है। हिंदी में तत्पुरुष समास का अधिकतम प्रयोग होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो राजकुमार, राजा का कुमार, रचनाकार, रचना को करने वाला, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, कर्महीन, कर्म से हीन, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, शाला, प्रयोग के लिए शाला। अगर इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखते हैं या ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको तत्पुरुष समास बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जिन प्रसर्गों के बारे में बात किया है वे सभी प्रसर्ग आपके इन उदाहरणों में उपस्थित है, प्रस्तुत हैं। आप देख सकते हैं राजकुमार यानी राजा का कुमार। जब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रसर्ग। अगर इसका हम लोग समास विग्रह ना करें तो आप देखेंगे कि राजकुमार, इसमें किसका लोप हुआ है? तो इसमें प्रसर्गों का लोप हुआ है। जैसे का, राजकुमार में का क्या हो गया है? लोप हो गया है। तो इस प्रकार के समास को हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास। आई होप आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास क्या होता है और इसका हिंदी में अधिकतम प्रयोग क्यों करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है वो आपका विशेषण होता है। पूर्ण पद मतलब प्रथम पद। जो आपका प्रथम पद होता है वो आपका विशेषण होता है और इस पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं। दूसरा आपका जो पद है वो आपका विशेष्य होता है। कौन सा होता है? विशेष्य होता है। ये विशेषण की विशेषता बताता है। तो पहला पद आपका पूर्व पद, दूसरा आपका उत्तर पद। पूर्व पद आपका विशेषण होता है, उत्तर पद आपका विशेष्य होता है। पूर्व पद आपका अप्रधान और गौण होता है। अप्रधान और कौन होता है? गौण होता है। और उत्तर पद आपका जो होता है यानी दूसरा जो पद आपका होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है ना। अच्छा, यहाँ पे गौण आया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, पदों की प्राधान्यता के आधार पे, पदों की प्राधान्यता के आधार पर जब हम समास का वर्गीकरण करते हैं तो ये दो प्रकार से या दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है मुख्य खंड और दूसरा होता है गौण खंड। मुख्य खंड जो होता है आपका, इस पर अर्थ का मुख्य प्रभाव पड़ता है। तो जिस खंड पर अर्थ का मुख्य प्रभाव पड़े उसे हम लोग मुख्य खंड कहते हैं और जिस खंड पे अर्थ का प्रभाव नहीं पड़ता उसे गौण खंड कहते हैं। तो पूर्व पद आपका विशेषण होता है, अप्रधान होता है। उत्तर पद आपका विशेष्य होता है और प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं और इन 6 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसकी विशेषता ये है कि इसमें द्वितीय विभक्ति
को का लोप होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होता है? द्वितीय विभक्ति को का। इसके उदाहरण की बात करें तो गगनचुंबी, क्या हो गया? गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। इसके बाद है आपका करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? करण तत्पुरुष समास। इसकी विशेषता यह है कि तृतीय विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। इसमें किसका लोप होता है? तृतीय विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। और इसका उदाहरण जो है वो है शक्ति संपन्न। शक्ति संपन्न यानी शक्ति से संपन्न, है ना? क्या होगा? शक्ति से संपन्न। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या विशेषता है कि चतुर्थी विभक्ति को के लिए का लोप हो जाता है ना? को के लिए का लोप हो जाता है। ठीक है। इसकी उदाहरण की बात करें तो सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विशेषता यह है कि इसमें पंचमी विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप होता है। इसका उदाहरण है धनहीन यानी धन से हीन। धनहीन यानी धन से हीन। संबंध तत्पुरुष की बात करें तो इसमें जो विशेषता है वो ये है कि षष्ठी विभक्ति का, की, के, रा, री का लोप हो जाता है। षष्ठी विभक्ति का, की, के, रा, री आदि का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे राजमहल, राजमहल में राजा का महल। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति में पर ऊपर का लोप होता है। में पर ऊपर का लोप होता है। इसका उदाहरण है शरणागत, शरण में आगत। शरणागत मीन्स शरण में आगत। तो साथियों ये है तत्पुरुष के भेद। 6 भेद होते हैं इसके, जिनके बारे में हमने अभी बात किया। साथियों अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के एक और भेद के बारे में। ये है नए समास, है ना? नए समास क्या होता है? तो जिस समास के पूर्व पद में निषेधवाचक या नकारात्मक शब्द ए, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो उसे हम लोग नए समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? नए समास कहते हैं। अर्थात अगर सरल शब्दों में समझें इसे तो साथियों जिस समास का प्रथम पद न हो और दूसरा पद संख्या या विशेषण हो तो उसे हम लोग नए समास कहते हैं। उदाहरण है अधर्म। अधर्म मतलब ना धर्म। अधर्म मतलब ना धर्म। अनिष्ट मतलब ना इष्ट। अनावश्यक मतलब ना आवश्यक। अनंत मतलब ना अंत। असंभव मतलब ना संभव। अज्ञान मतलब ना ज्ञान। तो आप देख रहे हैं इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद जो आपका है वो ना है, वो एक नकारात्मक शब्द है। और दूसरा जो पद है आपका वो संज्ञा है, विशेषण है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे नई समास होगा। तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ विशेष नियम भी होते हैं। आइए उन नियम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास को 2 पदों में रखा जाता है। इसमें पहला पद है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष। इस पद में तत्पुरुष समास में बाद वाला शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर प्रत्यय की तरह अन्य शब्दों के साथ आता है, जैसे ज्ञ, चट,
कार आदि शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न कर होकर समास शब्दों के निर्माण में सहायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस पद में हम क्या करते हैं कि तत्पुरुष समास में बाद वाला जो शब्द होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के साथ अन्य शब्दों के साथ में प्रयोग में लाया जाता है, और इसका प्रयोग जो होता है वो शब्दों के निर्माण में सहायक की तरह प्रयुक्त होता है। उदाहरण है जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। ग्रामोद्वार, ग्रामोद्वार मतलब ग्राम का उद्वार, ग्रामोद्वार मतलब ग्राम का उद्वार। नीतिज्ञ मतलब नीति को जानने वाला। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास है इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वो प्रत्यय की तरह अन्य शब्दों के साथ में प्रयोग किया गया है। दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष। दूसरा क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष। जिन समासिक शब्दों में कारक चिन्ह ही नहीं बल्कि पूर्व पद ही लुप्त हो जाए वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे समासिक शब्दों में कारक चिन्ह ही नहीं बल्कि पूर्व पद ही क्या होता है? लुप्त हो जाता है। उदाहरण है मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी। तो साथियों आज के इस क्लास में हमने समास के बारे में बात किया। समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा होती है, समास के कितने भेद होते हैं, और समास के भेद में जो सबसे पहले हमने बात किया वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीज़ों को हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया, उस पर चर्चा किया। तो आई होप आपको आज का यह क्लास काफ़ी पसंद आया होगा और सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ने का प्रयास कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।